लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स एंड पार्टिकल इन ए थ्री डायमेंशनल बॉक्स। थ्री डायमेंशनल बॉक्स में हम लोग क्यूबिक बॉक्स देखे थे और उसमें एनर्जी कैसे सेम हो सकता है डिफरेंट क्वांटम नंबर होने से भी, जिसको हम बोले थे डीजेनरेसी। एंड सब सिस्टम का हम लोगों ने एनर्जी और वेव फंक्शन निकाले थे। अभी हम आते हैं एक नया टॉपिक में, जो है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ए ऑसिलेटर जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करता है। अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? ये है एक पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मीन्स एक रिपीटिंग मोशन, मीन्स सेम पाथ में बार बार आएगा जाएगा, ऐसा टाइप का मोशन को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, या पीरियोडिक मोशन। अब ये पीरियोडिक मोशन के सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक शर्त क्या, पीरियोडिक मोशन होना चाहिए। सेकंड जो है, जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी ऑलवेज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। इसको हम समझते हैं थोड़ा डिटेल से। अभी जैसे एक स्प्रिंग लटका हुआ है एक दीवार से, उसके स्प्रिंग का एंड में एक मास है जिसका मास m है। उसको हम क्या है स्ट्रेच कर सकते हैं, एक से स्ट्रेच किया, और उसको हम स्क्वीज भी कर सकते हैं एक से एक्सटेंट। एक जो इधर लेंथ छोटा बड़ा दिख रहा है, लेकिन बट मान लें कि x का जो वैल्यू है इधर भी जितना है उधर भी उतना है। ये मान लो 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, ऐसा टाइप का। तो x हो गया अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग और कॉम्प्रेशन एंड क्या, एंड एक फोर्स काम करता है जिसको हम बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। तो रेस्टोरिंग फोर्स क्या है अब समझते हैं। ये जो स्प्रिंग से ये मास लटका हुआ था, इसको पुल किया तो स्ट्रेच हुआ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है, हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है, अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन होता है। तो हम अगर स्ट्रेचिंग के लिए इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होगा वो उल्टा डायरेक्शन होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स काम करेगा वो करेगा क्या, ये मास को उसका पहले का पोजीशन में ले जाने की कोशिश करेगा। ये जो फोर्स मास को पहले का पोजीशन में ले जाने की कोशिश कर रहा है उसको बोलेंगे हम रेस्टोरिंग फोर्स। सिमिलरली जब कंप्रेशन करेंगे वो भी क्या होगा, उधर भी वो एक फोर्स काम करेगा जो कि चाहेगा कि मास पहले का जो पोजीशन था इस टाइप का पोजीशन में वापस आ जाए, वो भी रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं। तो ऊपर में हम लोग, तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या क्या चाहिए, ये जो स्ट्रेचिंग एंड कॉम्प्रेशन एक पीरियोडिक मैनर में होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेचिंग होगा उसके बाद इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन, उसके बाद फिर वो कॉम्प्रेस होगा, कॉम्प्रेस से फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा, फिर स्ट्रेच होगा। इस टाइप का मोशन अगर शो करें तब हो जाएगा पीरियोडिक मोशन। एक नंबर पीरियोडिक मोशन होने के बाद अगर जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करे स्ट्रेचिंग और कॉम्प्रेशन का, उसका वैल्यू कैसा होना चाहिए, उसका वैल्यू होना चाहिए ये प्रोपोर्शनल टू रेस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ स्ट्रेचिंग और कॉम्प्रेशन, एक्स के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको बोलते हैं। तो इक्वल, तब एक प्रोपोर्शनल हट के इक्वल हो जाता है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। ये माइनस साइन क्यों लगा है, माइनस साइन लगा इसलिए ये जो फोर्स काम कर रहा है इसका जो डायरेक्शन है और एक्स का जो डायरेक्शन है ये दोनों अपोजिट है। ये देखो एक्स इस डायरेक्शन में, फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस लगा है। ये जो के है इसको हम बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। ओके, अभी ये तो सिंपल एक मास जो एक स्प्रिंग से लटका हुआ उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बता रहे हैं। इसी टाइप का हम जब डायटोमिक मॉलिक्यूल लेते हैं या किसी मॉलिकुलर बॉन्ड को लेते हैं, मॉलिकुलर बॉन्ड रॉड का जैसा हार्ड नहीं होता है, वो सॉफ्ट होता है, वो स्प्रिंग जैसा होता है।
और स्प्रिंग जैसा होता है तो इस टाइप का मोशन शो कर सकता है। इस टाइप का मोशन शो करने का मतलब क्या है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ इक्विलिब्रियम में आ रहा है, बॉन्ड लेंथ कम हो रहा है, दैट इज स्ट्रेचिंग, इक्विलिब्रियम, कंप्रेशन। इस टाइप का मोशन जो कि एक पीरियोडिक सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा वो हो जाएगा हमारा बॉन्ड वाइब्रेशन, केमिकल बॉन्ड वाइब्रेशन। ओके, अभी हम ये जो वाइब्रेशन हो रहा है या ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसका थोड़ा क्लासिकल मैकेनिक्स डिस्कस करते हैं, कैसे इसका एनर्जी आता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी क्या होता है, ये सब हम थोड़ा देखेंगे। तो हम क्या जानते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है उससे हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए इज द एक्सेलरेशन, एम इज द मास ऑफ द बॉडी, एम इज द मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सीलरेशन को क्या लिखते हैं, d2x बाई dt स्क्वायर। ओके, अगर याद करोगी एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्स हो गया सेंटीमीटर, टी स्क्वायर हो गया सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, अभी हम क्या देखे थे पहले, एक नंबर इक्वेशन में ये था, दो नंबर इक्वेशन में ये था, ये हमारा दोनों ही सेम है तो इक्वेट कर देंगे तो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। ये वाला इक्वेशन का हम सॉल्यूशन अगर निकालेंगे, सॉल्यूशन आता है एक्स इक्वल टू ए साइन 2 पाई न्यू 0 टी, और एक सॉल्यूशन हो सकता है ए कॉस, एक्स इक्वल टू ए कॉस 2 पाई न्यू 0 टी। ये क्या है, अगर ध्यान दोगी फिजिक्स में था, वेव मैकेनिक्स में, ये होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन, दैट मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये होता है जिसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। उसके बाद न्यू जीरो होता है इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन, एक सेकेंड में कितना बार वाइब्रेट कर रहा है, इस टाइप का। The value of nu zero depends on the mass of the particle and the force constant. That means ये जो स्ट्रेचिंग हो रहा था इसका ये जो मास लटका हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और जो स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोगों ने लिया था और फोर्स कांस्टेंट, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, तो फोर्स कांस्टेंट ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, के एंड एम के ऊपर डिपेंड करता है। अभी कैसे डिपेंड करता है वो हम देखेंगे। हम लोग क्या देखे थे, एक्स इक्वल टू ए साइन 2 पाई न्यू 0 टी, इसको हम एक्स इक्वल टू ए हम रखेंगे 3 नंबर इक्वेशन में, जो कि था हमारा ए वाला इक्वेशन, एम इंटू d2x बाई dt स्क्वायर। ए वाला फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव करने के टाइम क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक बार डेरिवेटिव करने के लिए आ जाएगा ए, एक टर्म आएगा, फिर हो जाएगा वो cos 2 पाई न्यू 0 टी, फिर उसको cos 2 पाई न्यू 0 टी को हम फिर से डेरिवेटिव करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो वो और एक बार ये वाला कांस्टेंट टर्म आएगा और cos का होता है माइनस साइन, तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव, एम हम मल्टीप्लाई कर दिया उसमें, एम इक्वल टू दिस, और लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने के एक्स था, एक्स का वैल्यू वही रख दिया, तो हम देखेंगे इसमें से हमको मिलेगा एम 2 पाई न्यू 0 स्क्वायर इक्वल टू के, तो न्यू 0 इक्वल टू 1 बाई 2 पाई रूट ओवर के बाई एम। ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी के साथ, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के साथ हमारा के और एम का रिलेशनशिप। ठीक है, एम क्या है, मास है, और के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। ओके, अभी ये हो गया फोर्स के बारे में, और उससे हम लोगों ने न्यू जीरो दैट मीन्स स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और डिस्प्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो। ओके, अभी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होता है ये देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के साथ फोर्स का क्या रिलेशन होता है, फोर्स इक्वल टू माइनस डी वी डी एक्स। ओके, इसको हम लोगों ने एफ डी वी को क्या लिख सकते, डी वी इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ डी एक्स, एफ की जगह के एक्स डाल देंगे, माइनस के एक्स डालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के एक्स हो जाएगा। अभी इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, जीरो लिमिट जीरो से भी, जीरो से एक्स, एक्स जब जीरो है तब भी जीरो है, और एक्स का वैल्यू जब एक्स है तब पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी है।
इधर से मिल जाएगा v इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अभी ये वाला इक्वेशन हाफ के को अगर एक कांस्टेंट मान ले a एंड v को y मान ले तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है। तो x एक्सिस में x डिस्प्लेसमेंट को हम प्रेजेंट करें और y एक्सिस में पोटेंशियल को प्रेजेंट करें, दिस इज y एंड दिस इज x, तो क्या आता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस टाइप का एक इक्वेशन आ रहा है हमारा। तो ये इक्वेशन होता है एक पैराबोला का एक इक्वेशन होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का ये एक पैराबोला होगा। ओके, इसका मतलब ये जो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव एक्स मीन्स स्ट्रेचिंग, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव एक्स मीन्स कंप्रेशन, ठीक है। और ये जो एक्स है एक्सटेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मीन्स स्ट्रेचिंग और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मीन्स कंप्रेशन। अभी हम तो स्ट्रेचिंग कंप्रेशन ये सब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको हमको अप्लाई करना है हमारा मॉलिकुलर सिस्टम में, मॉलिक्यूल में अप्लाई करना है। तो मॉलिकुलर बॉन्ड कैसे वाइब्रेट करता है ये हम देखते हैं। मॉलिकुलर बॉन्ड एक क्या बोला था मैंने पहले, एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग को स्ट्रेच कर सकते हो, कॉम्प्रेस कर सकते हो। इधर भी जो एक्स दिख रहा है ये अमाउंट एक्स का वैल्यू सेम है, लेकिन इमेज में थोड़ा कम ज़्यादा दिख रहा है। सो ये मान लो HCl है, ये क्लोरीन है, HCl है। तो क्लोरीन का मास M1 और हाइड्रोजन का मास M2 है। ये M1 एंड M2 दोनों एक स्प्रिंग से लटका हुआ है। ये स्प्रिंग बढ़ रहा है, कॉम्प्रेस हो रहा है, ऐसा टाइप का है। ये क्या होगा, एक पीरियोडिक मोशन होगा और ये फॉलो करेगा F इक्वल टू माइनस के एक्स रिलेशन, मतलब ये जो वाइब्रेशन होगा एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को दर्शाएगा। अभी पहले केस में हम लोग एक मास लिया था, एक मास जो कि एक स्प्रिंग में लटका हुआ था, उसको तो इजीली सॉल्व कर दिया। अभी इधर M1 M2 दो मास आ गया। दो मास जब आ जाता है, दो बॉडी प्रॉब्लम बोलते हैं इसको, टू बॉडी प्रॉब्लम। टू बॉडी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा दिक्कत आता है, तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, ये टू बॉडी को सिंगल बॉडी में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंगल बॉडी कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जो दोनों मास है, ये दोनों मास को हम मानेंगे कि ये दोनों मास इस बॉन्ड के बीच में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसमें केंद्रित है। ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में इसका दोनों मास केंद्रित है और उस मास को हम बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। ओके, रिड्यूस्ड मास जब ले लेंगे तब हो जाएगा सिंगल बॉडी, ये टू बॉडी प्रॉब्लम हो जाएगा सिंगल बॉडी। और रिड्यूस्ड मास क्या होता है, रिड्यूस्ड मास को म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू इक्वल टू M1 M2 बाई M1 प्लस M2। ये कैसे आया है, रिड्यूस्ड मास म्यू 1 बाई म्यू इक्वल टू 1 बाई M1 प्लस 1 बाई M2, इससे हमको ये मिलता है, ठीक है। तो रिड्यूस्ड मास को हम इससे कोरिलेट, इस टू मास को एक मास में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी एक मास क्या करेगा, ये स्प्रिंग जैसा हम लोगों ने पहले देखा था, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था सेम कॉन्सेप्ट में काम करेगा, ठीक है। तो हमारा जो न्यू जीरो था वो कितना हो जाएगा, वो m की जगह हो जाएगा म्यू 1/2 पाई रूट के बाई म्यू, m की जगह म्यू हो जाएगा। ये बॉन्ड के लिए किसी दो एटम है उसके बीच में बॉन्ड जब रहेगा m की जगह हम म्यू लिखेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ओके, तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोगों ने देखा। अभी देखेंगे टोटल एनर्जी क्या होता है। टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना था, हाफ के एक्स स्क्वायर। अभी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी को कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एम बी होल स्क्वायर बाई 2m। एम बी मतलब क्या है, ये मोमेंटम इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। अभी मोमेंटम कितना होता है, m इंटू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी डालेंगे तो ये आ जाएगा m a 2 पाई न्यू जीरो कॉस 2 पाई न्यू जीरो टी। अभी इसको सिंपली ए वाला चीज़ को p को इधर डाल देंगे, पी स्क्वायर मतलब ए वाला टर्म का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला टर्म का स्क्वायर आ जाएगा 2m के बाद ये जो 2 पाई न्यू जीरो है ना, ये हम लोगों ने क्या देखा था, वो पहले ही जब ये वाला एक्सप्रेशन से क्या देखा था, 2 पाई न्यू जीरो स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम होगा। यहाँ के बाई एम डाल देंगे, के बाई एम डाल दिया इसके जगह, तो
उसको स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर का ही वैल्यू ये आता है, तो k/m हो गया cos स्क्वायर 2 दिस। और ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम, ये एक्स स्क्वायर को लिखेंगे एक्स इक्वल टू साइन ए साइन 2π/0t, इसको पुट कर दिया तो ये वाला हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर कॉमन है, कॉमन लेके अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर 2π/0t प्लस साइन स्क्वायर 2π/0t, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है फोर्स कांस्टेंट इनटू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ फोर्स कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर। ओके, ये था हमारा क्लासिकल अप्रोच। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स। सो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए हम लोग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को कैसे स्टडी करेंगे ये हम अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बहुत बार बोल चुके हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स किसी भी सिस्टम का स्टडी करने का एक ही उद्देश्य है, उसका वेव फंक्शन को निकालना और टोटल एनर्जी को निकालना। तो वेव फंक्शन कैसे निकाल सकते हैं, कौन सा इक्वेशन यूज करके निकालना पड़ता है, श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन का कौन सा पार्ट, ये सब जितना भी सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं ऑल आर टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम। तो क्या होता है एच से इक्वल टू ई साई, एच क्या होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। हम लोग के पास क्या है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर भी वही होगा मल्टीप्लिकेशन विथ हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर डाल दिया, और काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर वन डायमेंशनल केस में क्या है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में, तो माइनस h²/2m d2/dx2 प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा हैमिल्टोनियन। तो उसके साथ साई मल्टीप्लाई कर देंगे, एच साई हो गया इक्वल टू राइट हैंड साइड में ई साई, ई इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अभी इसको थोड़ा मैथमेटिकली ये करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन ये भी श्रोडिंगर इक्वेशन है, ये भी और एक टाइप मतलब उसको भी दूसरा एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये वाला दोनों ही श्रोडिंगर इक्वेशन है किसके लिए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। ओके, अब ये सिंपल हम लोग पहले 1D केस और 3D केस में क्या देखे थे, इसको ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन आया था इसको हम लोग सॉल्व किए थे। ये जो इक्वेशन है ये लेकिन पहले जैसा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, दिस इज ए टोटली डिफरेंट और कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग हेल्प लेते हैं किसका, पावर सीरीज का। जो अलजेब्रा पढ़े हैं उनको पता होगा व्हाट इज पावर सीरीज, और पावर सीरीज मेथड से एंड फैक्टराइजेशन मेथड से ये दोनों मेथड को अप्लाई करके इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसका ओनली क्वालिटेटिव अप्रोच है। तो क्या करेंगे, इसको हम सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे और जो तो सॉल्यूशन करने से क्या क्या आ जाएगा, ई का वैल्यू आ जाएगा एंड साई का वैल्यू आ जाएगा। अभी इन टोटल एनर्जी कैसे होता है SHO में ये हम देखते हैं। टोटल एनर्जी होता है ये वो वाला श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने में ई भी इज द क्वांटम नंबर, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर इक्वल टू v प्लस स्मॉल v प्लस हाफ एच न्यू जीरो इज द ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, और v का वैल्यू क्या हो सकता है, दिस इज 0 1 2 3 ऐसा हो सकता है। न्यू जीरो की जगह इधर एक वैल्यू रख दिया 1/2π√k/m। ये हम किसी भी वाइब्रेटिंग मास के लिए लिया है m। अगर हम किसी मॉलिक्यूल डायटोमिक मॉलिक्यूल का बात करेंगे ऑल m विल बी रिप्लेस्ड बाय म्यू जो कि रिड्यूस्ड मास है। अभी v का सबसे लोअर वैल्यू कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। तो जीरो का लिए कितना एनर्जी हो सकता है, 0 के लिए v इक्वल टू 0 बिठाया हाफ एच न्यू जीरो इक्वल टू हाफ एच न्यू जीरो, ये मिनिमम पॉसिबल एनर्जी है ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसको बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, 0 पॉइंट एनर्जी 0 नहीं है, नॉन जीरो है, याद रखने का बात है।
वही कोई सोचता है 0 पॉइंट एनर्जी मतलब जीरो होगा, एनर्जी जीरो नहीं है, हाफ एच न्यू जीरो है। और वो श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने से क्या आता है, दूसरा थिंग वेव फंक्शन आता है, वो भी उसको नॉर्मलाइज करते हैं, नॉर्मलाइज करने के बाद क्या होता है, वो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन आता है। तो हम लोग देखते हैं एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन क्या आता है। साई भी इक्वल टू रूट अंडर अल्फा 2 वी वी फैक्टोरियल रूट पाई इसका पावर हाफ इंटू एच भी e⁻² हाफ वाई स्क्वायर। अभी नया एक 2 टर्म आ गया अल्फा वाई। अल्फा क्या है, y इक्वल टू वाई जो है y मानते हैं √α(x). ओके, वो जो पावर सीरीज मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे उससे आता है ये। और अल्फा का वैल्यू कितना होता है, अल्फा का वैल्यू होता है m⍵/h×, इसको ओमेगा इक्वल टू √k/m, और डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू √km/h×, ये होता है अल्फा। अभी एच भी एक नया टर्म दिख रहा है, ये कभी हमने देखा नहीं, दिस इज हर्माइट पॉलिनोमियल्स। क्योंकि जब हम पावर सीरीज में करेंगे एक पॉलिनोमियल आएगा, ये हर्माइट पॉलिनोमियल, जो एलजेब्रा पढ़े हैं उनको पता होगा हर्माइट पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है। उसका एक वैल्यू होता है जो कि v के ऊपर मतलब क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। h0 का 1 दैट मीन्स v इक्वल टू 0, क्वांटम नंबर 0। h1 इक्वल टू 2y मतलब रूट अंडर अल्फा दैट मीन्स a वाला का हाफ पावर इंटू x। h2 का वैल्यू 4y² - 2, 4y² - 2, y का वैल्यू फिर से वही रखो, अल्फा के वैल्यू ये लेके रखना है, ऐसा टाइप का करके हम एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन को निकाल सकते हैं। अभी ये जो एनर्जी स्पेसिंग होगा, एनर्जी स्पेसिंग सक्सेसिव टू एनर्जी लेवल्स के ऊपर के लिए कोई भी En और Ev लगा के निकाल सकता है। Ev लगा के जैसे निकाल सकता है सक्सेसिव एनर्जी के लिए कितना होगा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में, और सक्सेसिव एनर्जी कितना होगा 1D बॉक्स में, वो भी निकाल सकता है। ओके, जब देखेंगे हम कि जो एनर्जी गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आर इक्वल, वो h⁻₀ 0 होता है, लेकिन दूसरा केस में ये नहीं होता है। ओनली सिंपल हार्मोनिक केस में एनर्जी गैप जो है वो सेम होता है।